है क्लास 6 का हिस्ट्री का बुक। क्लास 6 हिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक है और ये आपका पहला चैप्टर है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसका पहला है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ऊपर वाला। दूसरा पॉइंट है कि लोग कहाँ रहते थे, मतलब अतीत में। नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। जो नर्मदा नदी है वहाँ पर कई लाख वर्ष पहले वहाँ पर लोग निवास करते थे और रहते थे। और कुछ कुशल संग्राहक मतलब आप लोग को जानते हैं संग्राहक मतलब क्या होता है, कि जो कुछ लोग अपना जो जीवन यापन करने के लिए अनाज इकट्ठा करते हों, जिससे उनकी जो जीवन यापन वो अच्छी तरह से हो सके और अपना जो खाने का सामान होगा या फिर किसी भी प्रकार का जो उनकी ज़रूरत के हिसाब से काम आता है, उसको हम लोग संग्राहक कहते हैं। आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अब जो लोग रहते थे पहले प्राचीन काल में, तो वो लोग क्या करते थे, जो उनके आसपास जो जंगल रहते थे और जंगल में बहुत सारी चीज़ें उनको जंगल से ही मिल जाती थी, जैसे फल हो गया, लकड़ियाँ हो गई और बहुत तरह की जड़ी बूटियाँ आदि उन्हें जंगल से ही प्राप्त हो जाता था। तो वे लोग विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह किया करते थे। संग्रह मतलब होता है कि वो लोग इकट्ठा क्या करते थे, क्या इकट्ठा किया करते थे, तो जड़ करते थे, फल करते थे और जंगल के अन्य उत्पादों। आप लोग जानते होंगे कि आदि मानव जो पहले रहते थे, तो वो पहले जब वो मांस या फिर किसी भी जानवर के से परिचित नहीं थे, तो वो पहले जो कंदमूल होता था वही खाया करते थे। वे जानवरों को आखेट मतलब क्या होता है, शिकार भी करते थे। अब हम देखते हैं, अब उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो भारत के उत्तर और पश्चिम में पाई जाती हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ तथा जो जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। तो गेहूँ और जो कब उपजाना आरंभ किया था, तो 8000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुष ने दोनों मिलकर गेहूँ तथा जो जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। और उनको कौन कौन से पशु पालन किए थे, तो भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। यह वह लोग थे जो गांव में रहते थे। क्या था, प्राचीन मतलब काल में वो लोग क्या रहते थे, गांव में रहते थे। और उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगा। तो गारो पहाड़ियाँ कहाँ है, तो गारो पहाड़ियाँ भारत के उत्तर और पूर्व में है। और मध्य भारत में कौन है, तो विंध्य पहाड़ियाँ हैं। कुछ अन्य क्षेत्र ऐसे थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य उत्तर में स्थित है। तो सबसे पहले चावल का उपजाया मतलब चावल का उत्पादन कहाँ हुआ था, तो विंध्य के उत्तर में स्थित थे। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है। सहायक नदियाँ किसको कहते हैं, जो एक बड़ी नदियों से मिल जाती है, उसको हम लोग सहायक नदियाँ कहते हैं। जैसे कि यहाँ मानचित्र में दिखाया गया है, ये है आपका सिंधु नदी। ये सिंधु नदी है और इसकी सहायक नदियाँ क्या क्या हैं, सतलुज नदी है, रावी नदी है, चेनाब नदी है और झेलम है। तो ये सारी नदियाँ कहाँ मिल रही है, तो ये सारी नदियाँ मिल रही है सिंधु नदी से। तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ क्या क्या हो गया, तो झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया और सतलुज नदी हो गया और ब्यास। तो सहायक नदी किसको कहते हैं, जो एक बड़ी नदी होगी और उससे अलग अलग छोटी छोटी नदियाँ आकर मिल जाती होगी। जैसे गंगा की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। वही लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। अच्छा, ये जो नगर थे वो सिर्फ नदियों के किनारे ही क्यों मतलब स्थापित किए जाते थे, क्योंकि नदियों के किनारे उनको जल मिलता था और प्लस वहाँ की जो भूमि थी वो उपजाऊ रहती थी। तो वो लोग कुछ भी अगर उत्पादन करते थे, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, तो आसानी से वो लोग दाने को छींट देते थे और वहाँ पर खेती वो उसी तरीके से करते थे, क्योंकि उनको खेती का तरीका मालूम नहीं था।
गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। मतलब जो गंगा की जो सहायक नदियाँ थीं और उसकी जो समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कब हुआ था, तो 25 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन। गंगा की सहायक नदी क्या है यहाँ पर, तो गंगा की सहायक नदी है सोन। और गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता है। तो मगध कहाँ पर है गंगा के, तो गंगा के दक्षिण में है मगध। मगध राज्य कहाँ है, तो गंगा के दक्षिण में है। और इसके आसपास बहुत सारे मतलब इसका जो शासक था मगध के, तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। अच्छा, हम लोग कौन से एशिया में रहते हैं, तो हम लोग साउथ एशिया में रहते हैं। दक्षिण एशिया में भारत कौन से एशिया में है, तो भारत दक्षिण एशिया में है। और दक्षिण एशिया में आधुनिक भारत, पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, तो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है और श्रीलंका है। और अफगानिस्तान और ईरान तथा चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। भारत ये सभी क्या है, तो भारत के पड़ोसी देश है। तो ये हो गया पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान और चीन और म्यांमार। और यहाँ की पहाड़ियाँ तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। उपमहाद्वीप क्या होता है कि ये पहाड़ी और पर्वतों से बटे होने के कारण भारत को एक उपमहाद्वीप कहा गया है। जो लोग होते थे सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करते थे, क्योंकि मनुष्य की जो खोज होती थी तो वह हमेशा एक स्थान पर नहीं रहते थे, वो बल्कि अपने ज़रूरतों के हिसाब से वह एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। कभी कभी वह हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ों, रेगिस्तान, नदियाँ, समुद्र के कारण यात्राएं जोखिम भरी होती थी। जो उनकी जो यात्रा होती थी बहुत खतरनाक होती थी कि उस टाइम आजकल की तरह रोड नहीं मिलेगा या बस या गाड़ी नहीं मिलती थी। वो जो भी यात्रा करते थे पैदल यात्रा करते थे और वो जो जंगलों से भरा होता था। और ये यात्रा करते क्यों थे, तो कभी लोग अपने काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण। प्राकृतिक आपदा क्या हो गया कि जैसे कि बाढ़ आ गया या फिर भूस्खलन हो गया, तो ये सब हो गया प्राकृतिक आपदा, जिसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता है, वो प्राकृतिक के तौर पर आते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। राजा लोग क्या करते थे कि अपना जो भू क्षेत्र होता था उसको बढ़ाने के लिए वो दूसरे राज्य पर भी हमला करते थे और सेनाओं वहाँ पर मतलब क्या करते, सेना भी साथ में ले जाते थे तो वहाँ पर विजय हासिल करने के लिए। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। काफिला मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, उसके साथ बहुत सारा व्यक्ति साथ में चलता है, उसको काफिला कहते हैं। और मूल्यवान वस्तुएं लेकर जाते थे। लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश यात्रा करते थे। अब यहाँ पर है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती हैं। तो भारत के जो उपमहाद्वीप है भारत, उसका प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो पहाड़ियाँ करती है, पर्वत करते हैं और समुद्र करते हैं। हालांकि लोगों को इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, क्योंकि एक मामूली आदमी है तो इतना मतलब वो पहाड़ या फिर पर्वत या समुद्र वो एक दिन में पार नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा जोखिम उठाना पड़ता होगा। जिन्होंने ऐसा चाहा वह ऐसा कर सकें, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सकें। कई सौ वर्ष में लोग पत्थरों को तलाशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहें। अब क्या होगा कि किसी भी जगह के दो जगह के लोग आसपास एक दूसरे के जगह पर जाएगा तो वहाँ का जो मतलब किसी स्थान का कोई विशेष संगीत होगा या फिर उसके कोई
विशेष प्रकार का भोजन होगा तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा ही। लोग यात्राएं करेंगे तो फिर जिस जगह पर लोग जा रहे हैं तो वहाँ से कुछ नया चीज़ सीख कर ही आते हैं और वो इस तरह वह एक मिश्रित संस्कृति टाइप का हो जाता है। देश का नाम, अब देखिए कि हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, हिंदुस्तान या फिर इंडिया। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में हम लोग कहते हैं सिंधु। आपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर और पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानी, ईरानी और ईरानिया और यूनानी कहाँ से आए थे, तो 2500 वर्ष पहले आए थे उत्तर और पश्चिम की ओर से। सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा था। वो लोग क्या किया था कि वो लोग सिंधु को हिंदोस और इंदोस, क्योंकि वो लोग तो हिंदी भाषा जानते नहीं थे, तो उन लोगों का जो लैंग्वेज होगा वही लैंग्वेज वो लोग जो बोला तो उन लोगों को लगा कि बस यही सही है। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। अब क्या क्या वो लोग कि भारत का जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है उसको ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदूस कहा, हिंदूस अथवा इंदोस कहा। और नदी के जो पूर्व में स्थित, मतलब कौन सा नदी, तो सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उस टाइम वो लोग क्या किया कि ईरानी और यूनानी ने जो भारत जो नाम पढ़ा है हमारे देश का, वह उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलती है। इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब क्या हुआ कि लोग ईरानी और यूनानी कहाँ से आया, तो 2500 वर्ष पहले लोग उत्तर पश्चिम से आया था। अब ये लोग देखा कि सिंधु नदी के किनारे मतलब एक हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान को लोग हिंदूस अथवा इंदोस कहा। और जो सिंधु नदी के किनारे वाला था और उसको सिंधु नदी के जो पूर्व वाला क्षेत्र था, मतलब नदी के पूर्व में, तो उसको वो लोग बोला इंडिया। और फिर हिंदू नदी के पार वाला को बोला हिंदुस्तान अथवा इंदोस। अब भारत का नाम प्रयोग पूरा जो उत्तर पश्चिम का लोग रहता था उसके लिए वो लोग इंडिया बोला, भारत के नाम का प्रयोग किया। और इसका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है, तो 3500 वर्ष पूर्व ऋग्वेद में मिलता है। अब यहाँ आ जाएंगे ताड़पत्रों में बनी पांडुलिपियों का एक पृष्ठ। पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। पांडुलिपियाँ कब लिखी गई थी, तो लगभग 1000 वर्ष पहले लिखा गया था। और इसको इसको लिखने के लिए किसका यूज़ होता था, तो ताड़ का पत्तों का काट कर उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया था। अब क्या, ये लोग ताड़ का पत्ता लाएगा, उसको काटेगा, फिर एक साथ बांध दिया जाएगा। या फिर भूज पेड़ की छालें कहाँ मिलती थी, तो हिमालय के क्षेत्र में मिलता था भूज पेड़ की छाल। पेड़ की छाल देखते हैं कि ऐसे भी पेड़ जब सूख जाता है तो उसके बड़े बड़े छाल निकलते थे, तो छाल को निकाल कर और उस पर पांडुलिपियाँ लिखा जाता था। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपियाँ कही जाती थी। पांडुलिपि अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले को मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। और लैटिन शब्द मैन्यू जिसका अर्थ है हाथ से है। मैन्यू मतलब क्या होता है, जिसका हाथ होता है, और से निकला। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में जो उगने वाला भुर्ज नामक पेड़ की छाल विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी होती थी। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को तो कीड़ा खा गया। सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग ही किसी पेड़ की छाल पर कुछ लिख देंगे तो वह ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, या फिर अगर कुछ बहुत सारे केमिकल के साथ अगर उसको रखा जाए तो 1 साल 2 साल ऐसा टिकेगा। तो उस टाइम तो इतनी भी मतलब विज्ञान की सुविधा नहीं थी कि उसको अच्छे से रखा जाए, तो कुछ नष्ट कर दिए गए। या फिर बहुत सारे बाहरी आक्रमणकारी भी आए होंगे तो उसके कारण वो नष्ट हो गया होगा। और कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती थी। ये पांडुलिपियाँ कहाँ मिलेगा हम लोग को, तो मंदिर से मिल सकता है या फिर विहारों से मिलता था। और इन पांडुलिपियों में लिखा क्या होता था, तो धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार लिखते थे। राजाओं का जीवन कैसा होता था, औषधियाँ क्या क्या यूज होता था उस टाइम, विज्ञान कैसा था उस टाइम का, और विषयों की चर्चा मिलती थी। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य कौन सा है, तो रामायण और महाभारत भी एक महाकाव्य ही है। कविताएं तथा नाटक भी हैं। और ये लोग कैसे लिखते थे पांडुलिपियों में, तो संस्कृत में लिखे हुए मिलते थे।
और अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। कुछ पांडुलिपियाँ प्राकृतिक में लिखते थे। प्राकृतिक भाषा वैसा होता था जो आम लोग उसका प्रयोग करते थे। हम अभिलेख, अभिलेख क्या होता है कि जो पत्थरों पर लिखा जाता था, जो लेख हम लोग पत्थर पे लिखते थे उसको हम लोग बोलेंगे अभिलेख। अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किया जाता था। यह उत्कीर्ण क्यों किया जाता था? अगर कोई जैसे राजा हुआ तो उसको कोई विशेष आदेश दिया गया, तो उस टाइम तो लेटर वाला सिस्टम नहीं था, या फिर क्या कहते हैं, ये एक कॉल कर दे कि हाँ चलो यहाँ पर हम लोग ये कानून लागू कर रहे हैं और जो सबको इन्फॉर्म कर दिया जाए, या इंटरनेट उस टाइम नहीं था। तो उसके लिए वो लोग क्या करते थे, जहाँ जहाँ पत्थर होता था तो उसके ऊपर ये मतलब अभिलेख को उकेर दिया जाता था कि हाँ ये मतलब कानून है यहाँ पर लागू किया गया। और सबसे पहले अभिलेखों का जो प्रयोग किया था वो था अशोक, सम्राट अशोक द्वारा ये अभिलेखों का प्रयोग किया गया था। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। सम्राट अशोक ही मतलब पहला ऐसा शासक था जो अपने नीतियों को या फिर अपना जो वो ऑर्डर देता था, तो वो ऑर्डर उसको कहाँ लिखता था, वो पत्थरों पर उकेर दिया जाता था। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इसकी तरह उत्कीर्ण करवाते थे, इन्हें लोग देख सके, पढ़ सके तथा उसका पालन कर सके। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों में मिलती है। जैसे अशोक का जो अभिलेख है, अगर आप अफगानिस्तान में देखें तो वह अलग लिपि में मिलेगा, भारत में ब्राह्मी लिपि में है, और यूनानी में उसको ग्रीक या अरमाइक लिपि में मतलब मिलेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहलाते हैं। पुरातत्वविद पत्थर ईंटों से बनी इमारतों के पुरातत्वविद किसको करते हैं, कि वैसा व्यक्ति होता है जो अतीत का अध्ययन करता है कि अतीत में हुआ क्या था। तो उसको कैसे पता चलता है कि हाँ अतीत में ये चीज़ हुआ था या फिर ऐसा ऐसा कांड हुआ था, तो वो लोग क्या पत्थर से पता करेगा, या फिर वहाँ की जो इमारतें होगी तो उस टाइप की इमारतें कैसी है, वहाँ पर लोग शासन कैसे करते हैं, या फिर कुछ उसको अनाज मिल गया तो उस टाइम के लोग कौन कौन से अनाज यूज़ करते थे, उस औजारों से पता करेगा, हथियारों से पता करेगा, और आभूषण, उस टाइम के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे। सिक्का, और कुछ जो पुरातत्वविद होते थे वो सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे, और वस्तुओं को वस्तुएं पत्थर और पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती थी। सिक्का कैसा बना होता था, तो सिक्का बना होता था पक्की मिट्टी का, और कुछ वस्तुएं जो होता था पत्थर की बनी होती थी, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी ही नष्ट न होने वाले होते थे। पुरातात्विक जानवर चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। जैसे अगर हड़प्पा सभ्यता में ही अगर आप लोग देखें तो उसमें बहुत सारे हड्डियां भी मिली हैं, और इस टाइम क्या होता है, चिड़िया या फिर उसकी मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। इससे क्या पता चलेगा उनको कि उस टाइम का वो लोग खाता क्या था। तो उसके बाद फिर वनस्पतियाँ मतलब होता है कि पेड़ पौधा और उससे प्राप्त फल फूल, इसको हम लोग बोलते हैं वनस्पतियाँ। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे, कि ये बहुत हजार वर्ष पहले हैं, और अगर एक प्रक्रिया होता है कि अगर कुछ भी दब जाए तो वो कोयले का रूप ले लेता है, तो वनस्पतियों का मिलना तो मुश्किल ही होगा। यदि अनाज के जो अगर दाने हुए तो अगर जल गया होगा तो वो मिल सकता है, जले रूप में बचे हुए होते हैं। यहाँ की क्या पुरातात्विदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे। मतलब जो पुरातात्विद हैं उनको कपड़े का जो अवशेष मतलब क्या कहते हैं, कुछ उस टाइम के लोग जो कपड़ा पहनते होंगे तो किस प्रकार के कपड़े पहनते तो उसका कुछ अवशेष मिला होगा कि नहीं। अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, सोर्सेस। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अच्छा, इतिहासकार कौन होता है, जो अतीत का अध्ययन करता है कि अतीत में क्या हुआ था, उसको हम लोग इतिहासकार कहते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बड़ा रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं।
अच्छा, अंडमान और निकोबार द्वीप के जो अधिकांश लोग क्या भोजन करते थे, तो उस टाइम मछली पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल संग्राहक द्वारा प्राप्त करते थे। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए व्यक्ति पर निर्भर करते थे। इस तरह के भेद अतीत में ही विद्यमान हैं। अंग्रेजी में बीसी मतलब किसको बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तिथियों से पहले एडी लिखा होता है। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। एडी मतलब क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म से, और बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, मतलब जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले वाले काल को हम लोग बोलते हैं बीसी। कभी कभी ईडी की जगह सीई या बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। ये था क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक। ये चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। यहाँ पर है, मिस्र के उत्तरी तट पर रेस्टा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिसे पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है। हाँ, एग्जाम में आ सकता है कि वो कौन सा कस्बा है जहाँ पर उत्कीर्ण पत्थर में लेख मिले हैं। कितने भाषाओं में, तो 3 भाषाओं में मिले हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्हें बताया कि राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता था। कारतूस किसको कहते थे, तो राजा और रानियों के जो नाम होते थे एक छोटा सा फ्रेम में लिखा जाता था, उसको हम लोग कारतूस कहते थे। इसके बाद विद्वान ने यूनानी तथा मिस्री संकेत को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की थी। तो यहाँ पर आपका बुक खत्म हुआ। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी हुई हैं कि कृषि का आरंभ कब हुआ था, तो 8000 वर्ष पहले। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब हुए थे, तो 4700 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता के पहले नगर का विकास हुआ था। गंगा घाटी के नगर 2500 वर्ष पूर्व हुए थे, अब वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। थैंक यू। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये एनसीईआरटी बुक आपका सीटेट और अन्य एग्जाम में भी काम